है एवरीवन। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जैसे ट्रांसफॉर्मर देखने वाले हैं। क्या है ट्रांसफॉर्मर? तो ट्रांसफॉर्मर होता क्या है? सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मर। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, तो सबसे पहले हम बता दें कि जो अभी वैकेंसी आया हुआ है ITI अनुदेशक के लिए बिहार और झारखंड, तो उसमें इलेक्ट्रिकल के लिए एक सबसे अच्छा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो आज हम लोग मशीन 1 को पढ़ना चालू करेंगे। तो हम बता दें कि मशीन 1 में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, फिर पढ़ेंगे डीसी मशीन में पढ़ेंगे डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, फिर हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, फिर पढ़ेंगे हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर। मशीन 2 में हम लोग पढ़ेंगे वाइंडिंग के बारे में, सिरकोनस मोटर के बारे में, और स्पेशल मशीन के बारे में, और कुछ मोटर के बारे में और डील हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आज चालू करने वाले हैं सबसे पहले ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर चालू करने से पहले हम ये बता दें आप लोगों को कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है? तो अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर यह एक ऐसा मतलब विद्युत है, मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो AC पे वर्क करता है। जो AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, AC पे वर्क करता है। और इसे क्यों प्रयोग किया जाता है? तो इसे प्रयोग किया जाता है करंट और वोल्टेज को वन लेवल टू अनदर लेवल पे ले जाने के लिए विथआउट चेंजिंग। अगर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से अगर सेकेंडरी में अगर हम लोग पावर को ट्रांसफर करते तो वहाँ वोल्टेज चेंज हो सकता है, करंट से चेंज हो सकता है, मगर कभी भी पावर चेंज नहीं होता है, पावर चेंज नहीं होगा। और क्या नहीं चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी। और क्या नहीं चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी और जो पावर है वो ट्रांसफार्मर में कभी भी नहीं बदलता है। अब देखिए, पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी है वो और सब मशीन से ज़्यादा क्यों होता है? तो और सबसे मशीन से ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि एक तो सबसे पहले स्टैटिक डिवाइस कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी रोटर पार्ट नहीं है। ये एक प्रकार का स्टैटिक डिवाइस है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम और आगे के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर, सबसे पहले अगर बात किया जाए ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? एक लेवल से अनदर लेवल पे वोल्टेज को चेंज करता है। चाहे तो ये क्या कर सकता है, इधर अगर हम लोग दिए हुए हैं 220 वोल्ट और इधर आप लोग को चाहिए 115, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग कर सकते हैं स्टेप डाउन। अगर इधर से यही ट्रांसफार्मर रहता और क्या करते कि सप्लाई हम लोग इधर दे देते और लोड हम लोग इधर लगा देते, तो क्या होता? इधर तो 115 वोल्ट है, इधर कितना है? 220। तो अब क्या हो जाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इस चीज को आप देखिएगा कि किस प्रकार से वोल्टेज को वन लेवल टू अनदर लेवल में ले जाता है। तो ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होता है। क्या होता है ट्रांसफार्मर में?
ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है, एक होता है आपको प्राइमरी, एक होता है आपको सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी वाइंडिंग। एक होता है सेकेंडरी। इसी को अगर हिंदी में बात किया जाए तो हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक, प्राथमिक वाइंडिंग। और सेकेंडरी को हम लोग बोलते हैं द्वितीय। वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है? पहले अगर इसकी वाइंडिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वाइंडिंग को एक को बोले प्राइमरी वाइंडिंग, एक को बोले हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग। दो प्रकार का वाइंडिंग होता है। तो देखिए एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में हम लोग किए वाइंडिंग, यहां पे लगा दिए हम लोग लोड, यहां दे दिए सप्लाई। तो प्राइमरी वाइंडिंग उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग सप्लाई लगाते हैं। तो लिख सकते हैं वी कनेक्टेड द सप्लाई इन विच वाइंडिंग इज नो एज प्राइमरी साइड या प्राइमरी वाइंडिंग। कहने का मतलब है कि जिधर हम लोग पे सप्लाई लगाते हैं, जिधर पे हम लोग सप्लाई देते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी, और लोड साइड क्या हो जाएगा? सेकेंडरी, जिधर हम लोग लोड लगाते हैं। अगर ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार होता और हम लोग सप्लाई यहाँ पे देते हैं तो हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पे हम लोग लोड लगाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये वाला यहाँ प्राइमरी साइड है और यहाँ पर सेकेंडरी साइड है। तो यहाँ तक होप आप लोग को समझ में आया होगा कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड होता क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले अगर इसका बात किया जाए प्रिंसिपल, तो इसमें प्रिंसिपल किस पे काम करता है? वर्किंग। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। जो ट्रांसफार्मर है वो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के नियम पे कार्य करता है। और हम यहाँ पे पहले भी बता चुके हैं जो पावर मतलब कहने का मतलब है शक्ति जो है वो चेंज नहीं होता है। वो जब ट्रांसफ़र होगा प्राइमरी टू सेकेंडरी, अगर प्राइमरी टू सेकेंडरी जाएगा तो पावर चेंज नहीं होगा। पावर क्या है में होगा? वाट में। ये चेंज नहीं होगा। और क्या नहीं चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्स में रहेगा। अगर सप्लाई में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स दीजिएगा तो आपको सेकेंडरी साइड में भी 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और ट्रांसफार्मर क्या है? एसी पे काम करता है, डीसी पे वर्क नहीं करता। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर में पावर चेंज होता है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा यस, नो, बोथ। तो आप मारिएगा नो। फ्रीक्वेंसी में भी नहीं चेंज होता है। ट्रांसफार्मर एसी पे वर्क करता है, डीसी पे वर्क नहीं करता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब एक और क्वेश्चन पूछता है आईटीआई का, जो एग्ज़ाम दिए होंगे, क्योंकि ये आईटीआई बेस पे हो रहा है, तो पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन आया था कि दोनों वाइंडिंग के बीच इन्फिनिटी, यहाँ पर ब्लैंक दिया था, यही पूछा था कितना रेजिस्टेंस होता है। क्वेश्चन ये आया था कि दोनों वाइंडिंग के बीच में कितना रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए ऑप्शन में था इन्फिनिटी, बी में था 0, सी में था 1 ओम और डी में था नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ ये दोनों वाइंडिंग के बीच में यहाँ पर अगर इंसुलेशन टेस्ट करिएगा मेगर से तो आपको इन्फिनिटी देखने को मिलता है।
मेगर क्या होता है, इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए होता है। जब ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन टेस्ट करते हैं तो आप देखे होंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में जब इंसुलेशन टेस्ट करते हैं तो आपको इन्फिनिटी मिलता है। अगर इन्फिनिटी के जगह मान के चलिए 50 मेगा ओम भी लिख देता तो आप 15 मेगा ओम को सही मानते, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए, 1 ओम नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 मेगा ओम से ज़्यादा होना चाहिए। दोनों बीच के अप्रॉक्स जो रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम से ज़्यादा होना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि दोनों वाइंडिंग के बीच में क्या होना चाहिए। अब एक और देखते हैं क्वेश्चन कि अब पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग जिस भाग में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए वाइंडिंग ई हो गया कोर। ये क्या है, कोर। ये क्या करता है, कोर फ्लक्स को पास करने में मदद करता है। यहाँ से ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक। इधर मान के चलिए लोड है तो इसको बोलते हैं कोर। कोर बनता किससे है, ये भी सवाल आता है। तो इसको तो हम देखेंगे ही, मगर जहाँ वाइंडिंग होता है, जो यहाँ वाइंडिंग हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। जो लोग पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर को अच्छे से तो वो बता सकते हैं, इसको बोलते हैं लिम। इसको क्या बोलते हैं, लिम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिम। इसी में एक और ऑप्शन दे देता है, वाइंडिंग जिस पे किया रहता है ऑप्शन में देता है CRGO। तो CRGO मत मारिएगा, CRGO गलत होता है। अगर पूछा जाए कि ई कोर जो है कौन सा मटेरियल से बनाया जाता है तो उसको CRGO मटेरियल से बनाया जाता है। कभी कभी देखिए CRGO इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कोर कौन सा मटेरियल से बनाया जाता है तो CRGO। तो CRGO का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। तो होप आप लोग यहाँ तक समझे होंगे कि अगर पूछा जाए कोर किससे बनता है तो CRGO में से, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील से। अगर पूछा जाए कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जहाँ होता है उसको क्या बोलते हैं तो उसको लिम से बोलते हैं, ठीक। और जहाँ प्राइमरी साइड किसको बोलते हैं, प्राइमरी साइड उसको बोलते हैं जहाँ पे सप्लाई दिया जाता है। सेकेंडरी साइड किसको बोलते हैं, जहाँ पे लोड लगाया जाता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक है, क्योंकि हम लोग के पास समय कम है, एग्जाम नज़दीक है, तो इसलिए हम लोग जो क्वेश्चन आता है उसी को रिवीजन कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर तो बहुत प्रकार के होता है, जैसे कूलिंग के माध्यम से एक होता है नेचुरल कूलिंग, एक होता है वाइल कूलिंग के से होता है। अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो किस टाइप का है, किस टाइप का ट्रांसफार्मर है, किस टाइप में मतलब कहने का मतलब है कि कोर टाइप है कि सेल टाइप है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर होता है इनडोर ट्रांसफार्मर, आउटडोर। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर बाई फेज से भी बता सकते हैं। एक होता है हमारा सिंगल फेज, एक होता है हमारा पास 3 फेज ट्रांसफार्मर। और हम लोग क्या पढ़ सकते हैं इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में क्लासिफिकेशन में पढ़ लिए एक कूलिंग से, एक तो नेचुरल कूलिंग, एक वाइल कूलिंग हो गया, टाइप में कोर टाइप सेल टाइप। एक हो जाता है आपका क्लासिफिकेशन में मतलब कि इनडोर ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, आउटडोर, बाई फेज सिंगल फेज है या 3 फेज ट्रांसफार्मर है। और अगर हम लोग फिर बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू वर्किंग, इसका वर्किंग क्या है। वर्किंग के जैसे हम बताएं कि स्टेप अप या स्टेप डाउन, तो कम वोल्टेज को पहले सप्लाई में ज़्यादा देंगे, कम देंगे, और हमारा जो लोड के पास है वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा तो ये स्टेप अप हो जाएगा। स्टेप डाउन कौन होगा, जो प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा रहेगा और
सेकेंडरी में वोल्टेज डाउन हो जाएगा, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग जो सबसे ज़्यादा आता है वो हम लोग पढ़ेंगे कोर अकॉर्डिंग टू अ बनावट के आधार पर कैसा ट्रांसफार्मर कितना प्रकार का होता है। तो अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, तो हम लोग बनावट के आधार पर कैसे बना सकते हैं। हम लोग चाहे तो इसको बना सकते हैं कोर टाइप, या हम लोग बना सकते हैं इसको हम लोग किस प्रकार सेल टाइप हम लोग कैसे बना सकते हैं कोर टाइप। अब कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर कैसा होता है। तो अगर कोर टाइप की बात करें हम लोग कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर है उसको अच्छा से ही अलग में समझा देते हैं, ताकि अगर डायग्राम से पूछ ले तो हम लोग कंफ्यूज ना हो। अगर कोर टाइप में हम लोग बात करें तो तो यहाँ एक ट्रांसफार्मर है, ठीक। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर ये ट्रांसफार्मर है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर वो होता है जिसका एक वाइंडिंग इधर हो और एक वाइंडिंग इधर हो, उसको क्या बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। मतलब दो वाइंडिंग का ज़रूरत है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो अगर कोर टाइप ट्रांसफार्मर में तो पहला यही आता है कि जो वाइंडिंग है वो कहाँ कहाँ होगा। तो एक इस लिम्स पे होगा, एक इस लिम्स पे होगा। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में सबसे जो कोर के बगल में होगा वो क्या होगा, सबसे पहले कोर के बगल में होगा LV, फिर होगा यहाँ पर HV, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा LV लो वोल्टेज साइड, फिर यहाँ पर होगा HV। सिमिलरली यहाँ पर होगा LV, यहाँ होगा HV वाइंडिंग, यहाँ फिर होगा LV, फिर यहाँ होगा HV। तो इस टाइप का कोर है। अब आपका दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर जो LV है लो वोल्टेज साइड है। LV मतलब होता है लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो कोर के बगल में ही क्यों है। सबसे पहला तो सवाल यही होगा कि वहीं क्यों है। तो देखिए इसका हम बता देते हैं, अगर लिख देते हैं यहाँ पे कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास इसलिए बनाते हैं ताकि इंसुलेशन की कम आवश्यकता हो। पूछा जाता है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग हरदम कोर के पास ही क्यों होता है। तो इसमें इंसुलेशन का जो कोस्टिंग होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि जो LV साइड है यहाँ पर हीट कम होगा तो क्या होगा, इंसुलेशन हम लोग को कम करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, LV साइड को जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, कोर के पास में हम लोग वाइंडिंग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी क्लियरली देख सकते हैं, हम लिख दिए हैं कोर के पास में इसलिए बनाते हैं ताकि इंसुलेशन की
इंसुलेशन की कम आवश्यकता हो, इसलिए इसकी होता है। अब एल बी साइड में यहाँ पर हीट कम होगा, कम होने के कारण इंसुलेशन कम करेंगे, एच बी साइड में हीट ज़्यादा होता है। अब आएगा कि कोर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। हम दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे, बट हम अभी इसमें देखते हैं कि कोर में एक तो ये हो गया कि एल बी साइड इसलिए करते हैं, इसका प्रयोग हाई वोल्टेज और लो करंट में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होगा? जहाँ आपको हाई वोल्टेज मिलेगा वहाँ लो करंट तो मिलेगा ही, क्योंकि पावर में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ VI1 है, तो VI1 को बढ़ाइएगा, मान के चलिए कि इस साइड में VI2 है। अगर इधर V1 बढ़ेगा तो इधर V2 घटेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा, तो इधर जो करंट है कम रहेगा तो इधर ज़्यादा रहेगा, तभी तो पावर सेम होगा। P1 इधर है और P2 यहाँ है, तो पावर तो हम बोले कि सेम होता है। तो ये दोनों का रेशियो चेंज नहीं होता है। करेंट अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ेगा, अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। तो इसलिए हाई वोल्टेज और लो करंट में प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ट्रांसफार्मर से ये सब क्वेश्चन बनता ही है। अब आता है सेल टाइप। कोर टाइप तो पहला पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे बनावट के आधार पर दूसरा ट्रांसफार्मर कौन होता है? सेल टाइप। इसमें क्या होता है? सेल टाइप ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होता है। सबसे पहले होता है HV इधर, फिर LV, फिर HV, फिर LV, इधर भी सेम HV, LV, HV और LV। यहाँ पर होता है। इसको अगर सेल टाइप में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर को और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सैंडविच टाइप ट्रांसफार्मर। क्यों? देखिए सैंडविच देखे हैं, सैंडविच कुछ इस प्रकार रहता है, इसके अंदर मटेरियल डाला रहता है। आप देखे होंगे बर्गर या कुछ बात करें तो कुछ इस प्रकार रहता है। बन जो रहता है ऊपर की ओर रहता है, यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर टिक्की रहता है, सॉस रहता है, जितना मटेरियल रहता है आपको बीच में रहता है। इसलिए इसको ये सेल टाइप को सैंडविच टाइप ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। तो सैंडविच टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में देख लेते हैं कि इसको तो बोलते हैं। सबसे पहले इसमें इसका बारे में अगर सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें पूछा जाता है कि कौन सा ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कम होता है। तो सेल टाइप में ट्रांसफार्मर में जो है लीकेज फ्लक्स जो है कोर टाइप से कम होता है। और ये यहाँ ये किसका प्रयोग होगा? यहाँ प्रयोग होता है हाई करंट और लो वोल्टेज। सेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज बहुत ज़्यादा पूछ लेता है क्वेश्चन में कि इसका यूज कहाँ होता है। तो इसका यूज वेल्डिंग में किया जाता है। वेल्डिंग में आप जानते ही होंगे कि वहाँ लो वोल्टेज चाहिए और हाई करंट, तो ये सेल टाइप इस ट्रांसफार्मर के लिए तो अच्छा है ही, तो इसीलिए इसका कहाँ यूज होगा? वेल्डिंग में यूज होगा। तो यहाँ पर होप आप लोग को सेल टाइप और कोर टाइप अच्छा से समझ में आया होगा। अब इसके बारे में डिफरेंस देख लेते हैं कि कोर टाइप और सेल टाइप में डिफरेंस क्या है। तो चलिए एक बार डिफरेंस को जल्दी से समझ लेते हैं। कोर टाइप और सेल टाइप। तो कोर टाइप और सेल टाइप में पहला क्या हो जाएगा? इसमें बोलेंगे कि हम लोग दोनों लिम्स या दोनों भुजाओं पर वाइंडिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसके सिर्फ मिडिल में
सैंडविच टाइप ट्रांसफार्मर है, तो इसमें क्या होगा, मिडिल में ही होगा, मिडिल में होगा। अगर दूसरी की बात करें तो दूसरा इसमें और क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा सिर्फ एक रास्ता होता है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार होता है, इसमें वाइंडिंग हो गया, इसमें वाइंडिंग हो गया, तो जो फ्लक्स है इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। तो बोल सकते हैं कि चुंबकीय मैग्नेटिक फ्लक्स का रास्ता एक होता है। अगर इस टाइप का ट्रांसफार्मर के बारे में हम बात करें जहाँ यहाँ वाइंडिंग होता है, तो इसके लिए रास्ता दो होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का रास्ता दो होता है। बिल्कुल हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप लोग धीरे धीरे समझिएगा, अच्छा से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब इसका रास्ता, इसके रास्ता में अगर बात करें, अगर सेम साइज का होगा ट्रांसफार्मर, तो अगर दोनों सेम साइज का होगा, सेम रेटिंग होगा, तो बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका जो कंप्लीट करने का मतलब रास्ता, एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका रास्ता लंबा होता है। इसका बात करें तो इसका रास्ता कोर से छोटा होता है। ये तीसरा पॉइंट था, ठीक। अब हम लोग चौथा देखते हैं। कोर टाइप में चौथा की बात करें तो ये तो बता चुके थे कि इसमें दो भुजा होता है, ठीक है, इस और उसमें एक भुजा होता है, तो आप लोग समझ ही गए कि इसमें दो वाइंडिंग होता है। इसमें हम पहले भी बताए थे कि इसमें लीकेज फ्लक्स कोर में ज़्यादा होता है, मगर यहाँ लीकेज फ्लक्स कम होता है, ठीक, सेल टाइप में। और इस यहाँ पर हाई वोल्टेज और लो करंट मिलता है, यहाँ पे हाई करंट और लो वोल्टेज मिलता है। अगर कोर टाइप का बोलें तो इसको हम लोग रिपेयर करना आसान है, एज कंपेयर टू सेल टाइप। अब इसको रिपेयर करना या मेंटेनेंस करना मुश्किल है। तो होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू वर्किंग, तो हम लोग ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे, एक और वीडियो अपलोड करेंगे, वहाँ पर हम लोग और आगे का डिटेल पढ़ेंगे, ईएमएफ इक्वेशन। अभी सिर्फ अकॉर्डिंग टू वर्किंग हम लोग ही पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्किंग की बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, हम पहले भी बता चुके हैं क्या होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन दो प्रकार का, पहला ए और दूसरा ए। अगर इसमें बोला जाए कि अब हम लोग स्टेप अप को बारे में पढ़ते हैं। स्टेप अप होता है क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी साइड है और जो सेकेंडरी साइड है, प्राइमरी साइड में वोल्टेज ज़्यादा होगा और प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज है वो कम होगा, और इसको बूस्ट कर ये जो ट्रांसफार्मर है सेकेंडरी साइड में आपको वोल्टेज ज़्यादा देगा। यहीं पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, करेंट जो है प्राइमरी साइड ज़्यादा होगा और जो यहाँ पे जो करेंट है वो आपको
कम मिलेगा। वोल्टेज ज़्यादा तो करंट कम, वोल्टेज कम तो करंट ज़्यादा। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो अब ये देखिए होगा कि ये क्या है, वाइंडिंग है। ये क्या है, वाइंडिंग है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ वाइंडिंग जो है कम होता है, नंबर ऑफ वाइंडिंग कम होता है, मतलब नंबर ऑफ टर्न है वो क्या है, लेस है। ठीक है। सेकेंडरी साइड, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए हम बता रहे हैं, सेकेंडरी साइड में जो नंबर ऑफ वाइंडिंग है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ वाइंडिंग क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ वाइंडिंग जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर एक ITI में प्रैक्टिकल करिएगा, क्योंकि आप इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं। तो इंस्ट्रक्टर बन रहे हैं तो आपको तो प्रैक्टिकल से क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि आपको ITI में प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा। ITI में प्रैक्टिकल के लिए ही जाना जाता है। तो इसमें होता है इंसुलेशन टेस्ट, इसमें होता है आप लोग का क्या, कंटिन्यूटी टेस्ट। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, सीरीज लैंप का। सीरीज लैंप में मान के चलिए कि LV है, ये HV है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या है, लो वोल्टेज साइड है, ये हाई वोल्टेज साइड है, इसलिए इसको LV और इसको HV बोलते हैं। सीरीज लैंप को यहाँ रखिएगा, यदि यहाँ पर आप फेज दे दीजिएगा, यहाँ पे न्यूट्रल दीजिएगा, तो जो बल्ब है, और एक बार सीरीज लैंप को यहाँ रखिए, एक बार यहाँ फेज दीजिए और यहाँ से न्यूट्रल दीजिएगा, तो क्या होगा, जो ये बल्ब है, बल्ब यहाँ पर LV साइड ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न कम है मतलब रेजिस्टेंस कम है, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सीरीज लैंप से नापेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अगर सीरीज लैंप से नापेंगे तो कम रहेगा। तो बल्ब ज़्यादा जलेगा, तो इसका मतलब बल्ब ज़्यादा जल रहा है तो वो LV साइड है, और जो बल्ब कम जल रहा है वो HV साइड है। तो इसको आप ITI में देखे भी होंगे। ITI में सबसे पहला ट्रांसफार्मर का एक्सपेरिमेंट यही होता है, इंसुलेशन टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ठीक है, इंसुलेशन टेस्ट होता है, फिर वही कंटिन्यूटी टेस्ट होता है। दोनों में हम लोग चेक करते हैं कि ट्रांसफार्मर सही है या नहीं, ख़राब तो नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने लायक है कि नहीं, ये सब टेस्ट को करते हैं। तो याद आ गया तो यहाँ पे हम बता दिए। ऐसे ये थ्योरी का पार्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल का पार्ट है। चलिए ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो स्टेप डाउन क्या होगा, इधर HV साइड होगा, इधर LV साइड होगा, यहाँ से सप्लाई देंगे, जो यहाँ वोल्टेज है वो ज़्यादा रहेगा, यहाँ वोल्टेज कम होगा, तभी तो बोलेंगे कि स्टेप डाउन हो रहा है, ज़्यादा वोल्टेज से कम। यहाँ करंट क्या होगा, कम होगा, यहाँ करंट क्या है, ज़्यादा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो इसमें प्राइमरी साइड है तो नंबर ऑफ टर्न ऑफ वाइंडिंग ज़्यादा होगा। सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न का वाइंडिंग कम होगा। आप पहले भी बता चुके हैं। ठीक, यहाँ तक तो पता चल गया होगा, करंट भी पता चल गया होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार ट्रांसफार्मर का रेटिंग। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग है वो आगे और हम अच्छा से बताएंगे कि ट्रांसफार्मर को क्यों रेटिंग करा जाता है KVA में। तो जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग है, क्वेश्चन में पूछ देता है कि एपरेंट पावर में इसका रेटिंग होता है। इसरो में पूछ दिया था, उसमें वहाँ पर दिया ही नहीं था KVA, MVA, VA दिया ही नहीं था ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन दिया ही नहीं था। क्या पूछ दिया था, एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, यही सब दे दिया था, और नॉन ऑफ दिस था एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर क्या है। तो उसमें ट्रांसफार्मर जो है एपरेंट पावर पे काम करता है, उसका जो रेटिंग है KVA में किया जाता है। ज़्यादा यही आता है कि किस में रेटिंग किया जाता है। आपको ऑप्शन में KVA दिखेगा, MVA ज़्यादा नहीं दिखेगा, VA नहीं दिखेगा। अगर आपको दिख जाएगा तो मार दीजिएगा, अगर KVA भी दे दिया, MVA भी दे दिया तो आप बोथ मारिएगा, बोथ A एंड B। अगर तीनों दे दिया VA तो फिर तो यहाँ पर ऑल द एबव हो जाएगा। तो होप आप लोग को स्टेप अप और स्टेप डाउन अच्छा से समझ में आया होगा। आगे का वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे,
कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है फेज के अकॉर्डिंग टू फेज क्या होता है, एक होता है सिंगल फेज, एक होता है हम लोग को थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग देख सकें और समझ सकें। अगर आप लोग को कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।